के दामों पर क्या असर पड़ता है। वैसे भारत के अंदर आजकल आप लोगों की मेहनत के कारण 3322 लाख टन अनाज पैदा हो रहा है, जिसमें चावल आप 13 करोड़ 78 लाख टन पैदा कर रहे हैं और वहीं गेहूँ 11 करोड़ 33 लाख टन आपकी मेहनत से पैदा हो रहा है। मक्का भी 376 लाख टन आप देश में पैदा कर रहे हैं। अगर हम मोटे तौर से देखें तो जो खरीफ की फसल होती है वो हमारे देश में 1663 लाख टन की होती है और रबी की फसल 16 करोड़ 45 लाख के करीब उसका उत्पादन होता है। भारत में अगर खाद्य उत्पादों को देखा जाए तो भारत में अनाज की कोई कमी नहीं है। गेहूं और चावल भारत में ज़रूरत से ज़्यादा ही पैदा हो रहा है और यही एक कारण है कि जिस कारण आपको उचित दाम नहीं मिल रहे। लेकिन सरकार क्या करती है, जब वह देखती है कि अनाज, तिलहन या दलहन किसी भी फूड ग्रेन्स का कम उत्पादन हो रहा है, तो सरकार प्राइस को स्थिर रखने के लिए, ताकि ग्राहकों को एक ही दाम पर प्राइस मिले, उसको बाहर से आयात कर लेती है, जिस कारण आपके फसलों के दामों के रेट ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। सरकार थोड़ा भी नहीं करती। एक वर्ष के अंदर सरकार 2,78,000 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहरले देशों से, अमेरिका से, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका से, म्यांमार से दालें इत्यादि इंपोर्ट कर लेती है, उनका आयात कर लेती है। वो जो 2,18,000 करोड़ का फूड ग्रेन्स या ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं, यह पैसा अगर आप इस बात को पूरा समझ लें, यह आपकी जेब में जा सकता है अगर आप इसका उत्पादन अपनी धरती पर करें और गेहूं और चावल का उत्पादन थोड़ा कम करें। जितना आप चावल उत्पादन करते हैं उसका बहुत सारा बासमती चावल जो है वो बाहर निर्यात हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी मोटे आपको आंकड़े बताए भी हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन ही खेती का बढ़ावा देना चाहिए। तिलहन की खेती अगर हम यहाँ पर बढ़ाते हैं, और सरकार ने एक नीति भी बनाई है कि वो 2030 तक 25 हेक्टेयर जगह में ज़्यादा तिलहन का उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देगी। अगर इसमें सरकार सफल हो जाती है तो जो पूरा घरेलू हमारा खपत है उसका 72% भारत में ही पैदा हो जाएगा। अगर 72% तिलहन का ही उत्पादन बढ़ जाता है या हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है, तो फिर जो उससे आय हो गई, उससे निश्चित तौर पर किसानों की आय डबल हो जाएगी। जो किसान चाहता भी है कि उनकी आय बढ़े, उनकी व्यय क्रिया बढ़े, ताकि वह भी उन सुख सुविधाओं को खरीद सके जो शहर में बैठे दुकानदार या कर्मचारी आज जो भी भौतिक काल की वस्तु हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, फ्रिज है, टीवी है, उनको खरीद रहा है, वो किसान के घर में भी जाए। इसके लिए सरकार ने ये एक नीति बनाई है कि सरकार अगले 8 वर्षों के अंदर किसानों के ऊपर 10,400 करोड़ रुपया खर्च करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो तिलहन लगाएं। इसी प्रकार सरकार ने ये भी एक नीति बनाई है
कि 347 विशिष्ट जिलों के अंदर 600 श्रृंखला विकसित किए जाएंगे, जिनसे सालाना 60 एकड़ में ज़्यादा तिलहन लगाया जाएगा। सरकार की हर वक्त उसको ये लगता है कि अगर किसान की हम आय को बढ़ाते हैं तो उससे देश की आय बढ़ेगी, क्योंकि किसान केवल एक किसान नहीं है, वो केवल एक अनाज का उत्पादन नहीं करता, वो एक बहुत बड़ा ग्राहक भी है, एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। आज भी आपको पता है कि सरकार 85 करोड़ लोगों को केवल 5 किलो आटा देकर ज़िंदा रखना चाहती है। इसका क्या मायना हुआ? इसका मायना ये हुआ कि उनकी जेब में पैसा ही नहीं है कि वह बाज़ार जाके वस्तुओं को खरीद सके। लेकिन अगर सरकार उनकी जेब को मजबूत कर देती है, उनकी आय बढ़ा देती है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत का बाज़ार, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि वह विश्व की तृतीय अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, वो तभी बनेगी जब किसान की आय बढ़ेगी और हमारा आयात कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि कितना 2,78,000 अनाज हम आयात कर रहे हैं, और वहीं पर कोई ये भी नहीं कि हम कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कम जो है निर्यात कर रहे हैं। 4,19,200 करोड़ रुपया एक वर्ष के अंदर हम एग्रीकल्चर उत्पादन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब जैसे अमेरिका ने आने वाले दिन में 245% चीन के ऊपर टैरिफ लगाया है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने अनाज को बदलें, अपने फसलों के साइकिल को बदलें। गेहूं पर ज़्यादा जोर मत दें, चावल पर ज़्यादा जोर मत दें, क्योंकि उसका उत्पादन अब आवश्यकता से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा। आप कोशिश करें कि दूसरी फसलों की भी तरफ हम जाएं। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। इसमें आप देखिए 33 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन जो है हम फूड ग्रेन पैदा कर रहे हैं, जिसमें 3 करोड़ 78 लाख हम चावल पैदा कर रहे हैं। 13 करोड़ 78 लाख, और गेहूं हम 11 करोड़ 33 लाख मीट्रिक टन हम पैदा कर रहे हैं। मक्का भी हम 376 लाख टन पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम अनाज तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिशा ठीक नहीं है। हमारी दिशा ये होनी चाहिए कि हम हर हालत के अंदर हम आयात को रोकें। अगर आप कोई भी ऐसी आपकी संस्थाएं आपको गाइड करती हैं कि हम अपने फसल चक्कर को बदलें, इस तरह हम उसके अंदर दालें लगाएं, मूंग लगाएं, मोठ लगाएं, और अरहर की दाल लगाएं, तुर की दाल लगाएं, हम सोयाबीन लगाएं। आपको मालूम है सोयाबीन हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल है, पामोलिन है, आपको मालूम है 70% हमारा मलेशिया और इंडोनेशिया से आ रहा है। यानी भारत का जो ग्राहक है उसका पैसा वो आपकी जेब में आ सकता है। आपको ऐसी नीति बनानी चाहिए, जबकि वो पैसा अभी हमारा विदेशों में जा रहा है, क्योंकि जो ग्राहक है उसको तो तेल चाहिए। चाहे आप यहाँ पर पाम ऑयल पैदा करें, कैस्टर ऑयल की खेती ज़्यादा करें, अभी बहुत ज़्यादा तिल हमारे यहाँ पर हो रहा है, आप लोग पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को बाहर से तिल इंपोर्ट करना पड़ता है। उस इंपोर्ट को आप रोक सकते हैं। जब आप इंपोर्ट को रोकेंगे तब वो आपकी आय बनेगी, तो आपकी जेब में पैसा आएगा, तो आपको लगेगा कि आज हम वही नागरिक हैं जो शहरों में लोगों की जीने की ज़िंदगी है। इस प्रकार हम सब मिलजुल कर हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। आपने ही इसके ऊपर सोचना है, और आप सोचें, इस विषय पर सोचें और कार्य करें, और अपनी फसलों का चक्कर को बदलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आयातित फूड ग्रेन है, सीरियल्स है या अनाज है, वो हम ही पैदा करें, और उसकी जो
बेचने पर पैसा आएगा वो आपकी ही जेब में जाए, ना कि विदेशों की जेब में जाए। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश करी कि आप आयतित गेहूँ